हाँ वो बिल्कुल, जब सिलेबस जब तक एंड नहीं होगा तब तक मैं उसको नहीं, कहाँ पे मैं इसी बीच में किसी में डाल दूंगा उसको, जब वो टॉपिक ऐसा कंप्लीट होता दिखाई देगा। चलो, तो हम प्रीवियस क्लास हीट वाले पोर्शन में डिस्कशन में ले रहे हैं, हीट को डिस्कशन में लिया था, है ना, और हीट कंप्लीट थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर हमने कंप्लीट किया था लास्ट। थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में हमने उसके डिवीजन कैसे करे थे। हमने सबसे पहले हीट एंड टेम्परेचर सीखा, टेम्परेचर में थर्मोमीट्री साथ में था, थर्मोमीटर कैसे बने, है ना, कैलोरीमीट्री की बात की हमने, हीट ट्रांसफर की हमने बात की, हीट ट्रांसफर की हमने बात की। ये एक पूरा कंप्लीट हीट था, लेकिन अभी हीट कंप्लीट नहीं हुआ। केटीजी और थर्मोडायनामिक्स ही भी ये हीट का पार्ट है। मैं इसे हीट में ही काउंट करता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रोसेस ये हीट की ही है। बस अभी तक जो मैं हीट की बात आपसे कर रहा था वो हर टाइप के मैटर के लिए कर रहा था। मैं सॉलिड की बात कर रहा था, मैं लिक्विड की बात कर रहा था, मैं गैस की बात कर रहा था। वहां पे आपने देखा कि हीट ट्रांसफर मैंने सॉलिड में भी सिखाया, लिक्विड में भी सिखाया और गैस में भी सिखाया ना, और वैक्यूम में भी सिखाया। तो इसका मतलब हम अब तक जो बात कर रहे थे हीट की, वो कंप्लीट एनालॉजी हर टाइप के मैटर के लिए थी। लेकिन अब जो मैं डिस्कशन कर रहा हूं वो ओनली फॉर गैसेस, है ना। हीट के रोल को मैं गैसेस में डिस्कस कर रहा हूं। तो टॉपिक का नाम है केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स, और इसे हम आज और कल में कंप्लीट करेंगे। आज जितना कंप्लीट हो जाएगा आज कर लेंगे, और बाकी हम इसे कल कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और आज और कल में दोनों में ही कंप्लीट भी हो जाएगा। अगर मुझे बोर्ड के लिए पढ़ाना है तो बोर्ड के लिए तो बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। हाँ, केटीजी कैसे हो गया था? केटीजी हमने शुरू किया था, और केटीजी में लास्ट अगर मैं आपसे डिस्कशन बताऊं, मैंने आपसे क्या डिस्कस किया था, उसमें मैंने आपको गैसियस लॉज बताया। गैसियस लॉज कि एक आइडियल गैस के बारे में क्या अवधारणा थी, कि साइंटिस्ट ने एक आइडियल गैस के बारे में क्या क्या कहा, कि आइडियल गैस में मॉलिक्यूल को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर किया जाएगा। मॉलिक्यूल को क्या कंसीडर किया जाएगा? एक पॉइंट ऑब्जेक्ट, है ना, पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर किया जाएगा। दूसरी बात कि मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में जो कोलिजन होगा वो 100% इलास्टिक है, फिर परफेक्टली इलास्टिक होगा। और अगर कोलिजन 100% इलास्टिक होगा तो एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व्ड होंगी। ये बात मैंने डिस्कस की थी आपसे। उसके बाद मैंने जो डिस्कशन किया वो ये था कि मॉलिक्यूल दीवार से टकरा के, अगर मान लेते मैं किसी गैस को किसी कंटेनर में भर दूं, तो कंटेनर की बाउंड्रीज पे जाके कौन टकराएगा? मॉलिक्यूल टकराएगा, और जब टकराएगा तो बाउंस बैक होगा। और अगर बाउंस बैक होगा इसका मतलब उसके मोमेंटम में चेंजेस आए। मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो जब वो जाके दीवार से टकराया तो उसका मोमेंटम कुछ और था, और जब बाउंस बैक हुआ तो उसका मोमेंटम कुछ और था। इसका मतलब मोमेंटम में चेंजेस आए, और अगर मोमेंटम में चेंजेस आए तो चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड फोर्स। इसका मतलब क्या मॉलिक्यूल कंटेनर की दीवारों पर फोर्स एक्सर्ट कर सकता है ना? और अगर फोर्स एक्सर्ट कर सकता है, और यही फोर्स अगर एक यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए कंसीडर करने लग जाएं, तो उसे हम प्रेशर कहने लग जाते थे। याद है ना आपको? और प्रेशर का फॉर्मूला मुझे याद है कि मैंने प्रेशर का फॉर्मूला जो आपको दिया था वो था P इज इक्वल टू 1/3 रो VRMS का होल स्क्वायर। दिस इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस on the wall of container of the chamber। मैंने आपको एक बात बताई थी कि कंटेनर जरूरी नहीं कि हमेशा क्यूब शेप का होगा, वो सिलेंड्रिकल भी हो सकता है, वो एक नॉन यूनिफॉर्म शेप भी हो सकता है, लेकिन वॉल्स पे जो एवरेज प्रेशर आएगा, ध्यान रखना ये प्रेशर एवरेज है बेटा। कौन सा प्रेशर है ये? दिस एवरेज प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस ऑन द वॉल ऑफ द चैम्बर। और चैम्बर क्या हो सकता है? किसी भी शेप का हो सकता है। दिस इज द एवरेज प्रेशर। तो इसका मतलब क्या ये सभी प्रकार के चैम्बर्स के लिए एप्लीकेबल है? यस। यानी ये प्रेशर है। आपको याद होगा कि वीआरएमएस को मैंने क्या कहा था? ड्रो क्या था? डेंसिटी ऑफ द गैस। डेंसिटी ऑफ द गैस। इसका मतलब
एक कंटेनर के अंदर गैसियस प्रेशर क्या गैस की डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है? जितनी ज्यादा डेंस गैस उतना ज्यादा प्रेशर, उतना ज्यादा प्रेशर। अगर हम अपने घर के एलपीजी सिलेंडर की बात करें, आपको पता है एलपीजी सिलेंडर के अंदर जब गैस भरी जाती है ना, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, तो आपको पता है उसे इतना प्रेशराइज, इतना कंप्रेस किया जाता है कि वो लिक्विड बन जाता है। तो इसी वजह से वो लिक्विड पेट्रोलियम गैस है ना, वो लिक्विफाइड है, मतलब उसे इतना कंप्रेस करके भरा गया। अदरवाइज आपको पता है कि एक बड़ा सा सिलेंडर आपको देना पड़ता ना बाय करके, है ना। तो आपको पता है कि वो कहीं ना कहीं कॉम्पैक्ट भी तो रखना है ना, तो सिलेंडर के साइज को भी छोटा रखना है और ज्यादा से ज्यादा गैस भी देनी है, अदरवाइज कॉस्टिंग बड़ी चली जाएगी कि नहीं। तो कॉस्टिंग को रिड्यूस करने के लिए उस गैस को क्या कर दिया गया, कंप्रेस कर दिया गया कि कम जगह में ज्यादा लिक्विड, ज्यादा गैस में आपको भर के दे दूं। आपको पता है कंप्रेस किया गैस का मतलब उसकी डेंसिटी बढ़ गई होगी कि नहीं, तो इसका मतलब सिलेंडर्स की वॉल पे प्रेशर हाई होगा कि नहीं। इसी वजह से जो सिलेंडर होता है ना, उसकी जो वॉल्स होती हैं उनको बहुत स्ट्रांग बनाया जाता है ना, क्लियर है ना, प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। और एक रीजन और भी है, देखो कॉम्पैक्ट, दूसरा कॉस्ट कम होना, तीसरा फायदा पता क्या है, जितना ज्यादा प्रेशर रहेगा उसका एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन भी जल्दी जल्दी होगा, हाँ या ना, होगा कि नहीं। तो आपको पता है क्या, उसके अंदर अगर गैस भरी होगी और उसका प्रेशर हाई होगा तो वो जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है ना, है ना। तो ये भी उसका फायदा है, दैट्स व्हाई उसे कंप्रेस करके भरा जाता है, क्लियर है ना। दूसरा याद करो, वीआरएमएस को मैंने क्या नाम दिया, वीआरएमएस को कहा था हमने रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। क्या कहा था बेटा, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का, है ना, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, दिस इज अ वीआरएमएस। और याद करो मैंने वीआरएमएस को कैसे फाइंड आउट किया था, वीआरएमएस जब कैलकुलेट किया था, वीआरएमएस जो आया था ना मेरे पास, देखो ध्यान से, जैसे वीआरएमएस का स्क्वायर इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर अपॉन 3। दिस इज फॉर वन मॉलिक्यूल ओनली, ये मैंने एक मॉलिक्यूल के लिए लिखा। तो अगर मैं पूछूं एक मॉलिक्यूल का वीआरएमएस कितना है, तो इतना है। और अगर मैं एन की बात करूं, ठीक है, तो यहां पे एन आ जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो आपको पता है इंटू एन मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा और एन से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। क्या सेम, क्या सेम तो लिखा नहीं मैंने, देखो अलग अलग है ना, सबकी अलग अलग होगी ना, एन वी एक्स होगी ना बेटा, है ना। ये तो मैंने एक मॉलिक्यूल के लिए लिखी थी, याद करो कल जब डेरिवेशन में कर रहा था तो मैंने एक के लिए कहा था, एक के लिए कहा था, ठीक है। ऐसे ही दूसरे मॉलिक्यूल का भी होगा, ऐसे ही तीसरे मॉलिक्यूल का होगा, ऐसे चौथे। तो इसका मतलब एवरेज कितना आएगा, एवरेज दैट इज वीआरएमएस, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो कि सर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्यों फाइंड आउट किया, क्योंकि आपको पता है वेलोसिटी जो है उनकी कई जगह वैल्यू नेगेटिव होगी। तो अगर एवरेज फाइंड आउट करने जब जाओगे तो आप मुझे बताओ वो नेगेट हो क्या आएगा, एवरेज कभी कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। दैट्स व्हाई क्या किया आपने, स्क्वायर करके रूट ले लिया, स्क्वायर करने से माइनस भी क्या हो गया, और अंडर रूट ले लिया, तो फिर से मुझे वही वैल्यू मिल गई, हाँ या ना, है ना। तो दैट्स व्हाई मैं वीआरएमएस फाइंड करता हूं, क्लियर। ये आपके पास हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस में लिया था। उसके बाद मैंने आपसे पूरा बोला था कि मैं केटीजी को एक चैम्बर के अंदर ही कंप्लीट डिस्कस कर लूंगा, सब कुछ गैस के सिलेंडर के अंदर ही हो रहा है, ठीक है। अच्छा, मुझे ये पता चल गया ये वीआरएमएस जो है वो सभी मॉलिक्यूल्स के लिए, फिर एक मॉलिक्यूल के लिए, सारे मॉलिक्यूल्स के लिए, क्योंकि मैं एवरेज प्रेशर यहां पे कैलकुलेट करके लेके आया, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि गैस में हीट होती है तो आप कहोगे हां या ना, यस होती है, लेकिन किस फॉर्म में स्टोर्ड होती है, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ओनली, यस और नो। आपको बताया था मैंने कि हर मैटर में हीट है, चाहे सॉलिड की बात करें, चाहे लिक्विड की बात करें, चाहे गैस की बात करें, सॉलिड में हीट है, हाँ या ना, है। किस फॉर्म में स्टोर्ड है, इन द फॉर्म ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी, लाइक मी। अगर हम अपनी बात करें तो हम सॉलिड हैं, अगर हम सॉलिड हैं तो आपको पता है हमारी बॉडी में फैट, कार्ब्स, प्रोटीन है। आपको पता है फैट जो है वो मॉलिक्यूल अरेंजमेंट ही तो है ना, और अगर आप मुझे बताओ फैट टूटेगा तो मुझे हीट मिलेगी कि नहीं, उससे तो मेरी बॉडी लगातार काम कर रही है कि नहीं। इसका मतलब मेरी बॉडी में जो हीट स्टोर्ड है इन द फॉर्म ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी है, हाँ या ना। ऐसी मैंने आपको लिक्विड के बारे में बताया था, लिक्विड में एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर्ड है, काइनेटिक एनर्जी प्लस इंटरमॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी।
वहां पे मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन भी है, और वहां पे काइनेटिक एनर्जी भी। मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह जा भी सकता है, सॉलिड में एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता है। लेकिन अगर मैं गैस की बात करूं तो गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कितने होते हैं? 0। सो देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी, बट देयर इज द प्रेजेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। आपने मेरी प्रीवियस क्लास सभी ने अटेंड की थी ना? आप नहीं थे? हाँ, क्यों हो गए? कभी कभी आते हैं यार। पापा फोन कर रहे थे मुझे। किस लिए? नहीं, पूछ लिया करो, बता दिया करो मुझे। पापा फोन कर रहे थे, आज मैंने उनसे बात की है। चाहते क्या हो भाई? आपको पता है क्या, मैं आपको एक बात बता दूं, कोई भी वीक नहीं होता। मैंने आपको हमेशा ही बात कही है कि मुझे आज तक कोई वीक स्टूडेंट नहीं मिला। मुझे ऐसा स्टूडेंट जरूर मिल रहा है जो काम नहीं करता, जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझता। ऐसे स्टूडेंट खूब मिल रहे हैं। मुझे वीक नहीं मिला कि यार ये तो डम्ब है, ऐसे नहीं मिला। वो डम या फिर वीक इस वजह से बिकॉज ऑफ वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, अदरवाइज कोई वीक नहीं है। अंडरस्टैंडिंग तो मैं मान ही नहीं सकता कि किसी पर्सन की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अगर मान लेते हैं फिजिक्स नहीं समझ आ रही है, मान लेते हैं कुछ और समझ आ रहा है, इसका मतलब कुछ और जो समझ आ रहा है वो इंटरेस्ट की वजह से आ रहा है। इंटरेस्ट की वजह से आ रहा है, दैट्स व्हाई वो समझ आ रहा है। जो चीज अगर या तो डम है तो सब में डम होना चाहिए ना भाई, कि उसे समझ ही नहीं आता। हाँ, क्या कहती हो? सभी लोग तुम्हें देखने लग गए जैसे मैंने ये बात की है? क्या क्लास स्टार्ट नहीं हुई? सब कुछ स्टार्ट है। सब कुछ स्टार्ट है, क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, वहां देख रही हो क्या ऑनलाइन? कि सर मैं तो यहीं बैठ के ऑनलाइन पढ़ूंगी। अब गैसेस में जो एनर्जी है, गैसेस में एनर्जी है, हाँ या ना? किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। तो मुझे बताओ, अगर बैलून में गैस भरी हुई है तो क्या बैलून के अंदर एनर्जी है? यस, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्या आप उसे गैस की हीट कह सकते हैं? यस, कह सकते हैं। बट हीट किस फॉर्म में स्टोर्ड है? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं, अगर मैं उस एनर्जी की बात करूं, सर काइनेटिक एनर्जी, आपको पता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है हाफ ऑफ एम वी, कितना है? वीआरएमएस का होल स्क्वायर। हाँ या ना? वीआरएमएस का होल स्क्वायर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास ये रिजल्ट है, ये मेरे पास एक रिजल्ट है, मुझे बताओ क्या पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है? ये आइडियल गैस इक्वेशन है। तीनों यानी चारों लॉ से इसको हमने देख लिया है। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में अगर मैं पी की बात करूं तो क्या मैं एन आर टी अपॉन वी लिख सकता हूं? लिख सकता हूं ना? एनआरटी अपॉन वी लिख सकता हूं। इसका मतलब क्या मैं इससे एन आर टी अपॉन वी लिख सकता हूं? हाँ, लिख सकता हूं कि नहीं? भाई प्रेशर, गैसियस प्रेशर का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू एनआरटी अपॉन वी, और ये भी कौन सा फॉर्मूला? प्रेशर का ही तो फॉर्मूला है, तो मैं उसे लिख सकता हूं, हाँ या ना? ठीक है, अगर मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं, अब मुझे बताओ दैट इज इक्वल टू 1/3 रो का फॉर्मूला क्या मास अपॉन वॉल्यूम होता है? इनटू वीआरएमएस का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू एनआरटी अपॉन वी। वी से वी चला गया, हाँ या ना? तो मुझे बताओ यहां से मुझे वीआरएमएस कितना मिल गया? वीआरएमएस मिल गया 3nRT अपॉन m, हाँ या ना? तो मुझे बताइए दी सर वीआरएमएस का स्क्वायर, तो वीआरएमएस इज इक्वल टू कितना हो गया? अंडर रूट ऑफ 3nRT अपॉन m। yes or no? This is the VRMS, the root mean square velocity of the gas in the term of temperature। तो आप इसे बोलते हैं टेम्परेचर इंटरप्रिटेशन। अगर आप एनर्जी को टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में देखना चाहते हो या काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में देखना चाहते हो, तो काइनेटिक एनर्जी के टर्म में कैसे देखोगे? हाफ ऑफ एम वी आरएमएस का होल स्क्वायर। और अगर इसे टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में देखना चाहते हो तो क्या मैं वीआरएमएस की जगह क्या 3nRT अपॉन m डाल दूं? सिंपल सी बात है ना। जैसे मैंने बोला ना, याद करो जब मैं आपको काइनेटिक एनर्जी पढ़ा रहा था, है ना, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मैंने हाफ ऑफ mv स्क्वायर ड्राइव किया था। फिर मैंने कहा था F इंटू एक्स भी काइनेटिक एनर्जी होता है, क्योंकि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ वर्क डन।
तो वर्क डन भी क्या है? तो क्या काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता? क्या काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ ऑफ mv स्क्वायर नहीं हो सकता? और क्या काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला p स्क्वायर अपॉन 2m नहीं हो सकता? p फॉर द मोमेंटम हो सकता है नहीं? तो मोमेंटम के टर्म्स में देखना चाहते हो तो कुछ और आंसर है, इन वेलोसिटी के टर्म्स में देखना चाहते हो तो हाफ ऑफ mv स्क्वायर है, और आप डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में देखना चाहते हो तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं? तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ऐसा तो नहीं हमेशा हाफ ऑफ mv स्क्वायर होगा, वो तो डिपेंड करता है कि किस टर्म्स में आप उसे देखना चाहते हो। तो मैंने इससे क्या किया, m से m गया तो मेरे पास कितना आ गया, 3/2 nRT। दिस इज द काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। इसे क्या कहते हैं आप? इसे काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं कि गैसेस में एनर्जी होती है किस फॉर्म में, अगर आप उस फॉर्मूले को हाफ ऑफ m VRMS स्क्वायर लिखते हो कोई गलत है क्या? लेकिन अभी उसी फॉर्मूले को क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो गैसेस में एनर्जी ये होती है। और मुझे बताओ ये जो एनर्जी है वो कितने मॉलिक्यूल्स के लिए? सभी के लिए, सारे मॉलिक्यूल्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट मैं जो आपको बताने जा रहा हूं दैट इज इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। क्या बताने जा रहा हूं? इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ध्यान से देखना आप लोग। सबसे पहले मुझे बताओ कि गैस में एनर्जी होती है किस फॉर्म में? काइनेटिक एनर्जी। उसका फॉर्मूला क्या होता है? हाफ ऑफ m VRMS का, या फिर 3/2 nRT, है ना? 3/2 nRT, है ना? ये तो होता ना, अभी हमने वही तो डिस्कस किया। देखो ये, ठीक है, ये होती है। अब मैं आपसे बोलूं कि गैस जो है, गैस अलग अलग टाइप की होती हैं। कभी कभी वो मोनो एटॉमिक होती हैं। कौन होती है बेटा? मोनो एटॉमिक होती है। और कभी कभी वो डायटॉमिक होती हैं, और कभी कभी वो पॉली एटॉमिक होती हैं। क्या बेटा? पॉली एटॉमिक, यानी पॉली एटॉमिक। या फिर वो कभी कभी नॉन लीनियर, सॉरी लीनियर ट्राई एटॉमिक होती हैं। क्या बेटा? लीनियर ट्राई एटॉमिक होती हैं। या फिर उसके बाद हम सब पॉली एटॉमिक काउंट करते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड एक्चुअली ट्राइएटॉमिक गैस है, बट है लीनियर। C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। देख रहे हैं एक लाइन में सारे एटम अरेंज है, तो दैट्स व्हाई कार्बन डाइऑक्साइड किस टाइप की गैस है? लीनियर ट्राइएटॉमिक। ठीक है, आपको पता है डायटॉमिक दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड, या फिर ऑक्सीजन, या फिर हाइड्रोजन, ऐसे। क्लियर है ना? ठीक है। मोनोएटॉमिक की बात करते हैं, लाइक हीलियम, नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन जानते ना? नेसेंट ऑक्सीजन नहीं जानते? ओनली O। ठीक है, लेकिन ये अनस्टेबल होता है, ये कभी एग्जिस्ट नहीं करता। ओनली O एग्जिस्ट नहीं करता। आपको बताऊं, कभी कभी आपने देखा होगा बारिश के दिनों में आपको स्मेल आ रही होती है, एक तो मिट्टी की स्मेल, उसको खुशबू कहते हैं। अच्छी बढ़िया स्मेल आ रही। कभी कभी एक बदबू आती है फिश जैसी। तो आप लोगों को पहले फिश की बदबू पता होनी चाहिए, तभी तो आप कंपेयर कर पाओगे। तो फिश जैसी स्मेल जो होती है ना, कुछ आपको बारिश के दिनों में समझ आती है। या फिर कई बार आपके घर में कूलर होता है, कूलर के पानी से स्मेल आने लग जाती है। वो तो फील किया कभी किसी ने? वो स्मेल बिल्कुल मछली के सड़ने के बाद जो आती है वैसी स्मेल है। ठीक है, आपको पता है वो सेम स्मेल किसकी होती है? ओजोन की। ओजोन O3 जो है ना, बिल्कुल सेम स्मेल ओजोन की है। अब ओजोन का डेवलपमेंट कैसे हुआ? आपको पता है कि जब बारिश होती है उस टाइम स्पार्किंग भी होती है, लाइटनिंग स्पार्किंग। आपको पता है जब स्पार्किंग होती है, लाइटनिंग होती है, उससे जो O2 है ना वो टूट जाता है। O में स्पार्किंग में, मतलब स्पार्किंग मेथड है ना, जिससे ऑक्सीजन जो टूट जाता है। ऐसा जब मैं 12th 11th स्टैंडर्ड में हुआ करता तब मुझे पढ़ाया मेरे टीचर्स ने। मैं उस टाइम केमिस्ट्री में सबसे स्ट्रांग था, मतलब केमिस्ट्री मेरा एक सबसे अच्छा सब्जेक्ट माना मतलब था। केमिस्ट्री देन मैथमेटिक्स देन केमिस्ट्री देन फिजिक्स। सबसे कम मुझे फिजिक्स आता था। सेम ईयर।
है ना? लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग फिजिक्स है, सबसे इंटरेस्टिंग फिजिक्स, अगर आप इसको इंटरेस्ट लेना चाहो तो सबसे इंटरेस्टिंग फिजिक्स है। बाकी वो ना रूटीन सब्जेक्ट है, लाइक मैथमेटिक्स एक जैसी चीज है कि ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन ये कर, फिर उसके बाद सारे वैसे ही मिलेंगे। लेकिन यहां पे ये क्वेश्चन फिर उसके बाद ऐसा मिलेगा नहीं, यही कर लो, दूसरा आपको नया मिलने वाला है। इसी वजह से फिजिक्स में थोड़े से पंगे भी होते हैं, है ना? अगर कभी बहुत बार ना स्टूडेंट को मैंने ये सर्च करते देखा है कि ऐसा ये हार्ड क्यों है ना? बहुत ज्यादा हार्ड है, मैंने कहा ये हार्ड है, सही है। हीलियम, नेसेंट ऑक्सीजन, तो आपको पता है वहां पे O बना और वो किससे के साथ मिलता है? ऑक्सीजन के साथ मिलके O3 बना देता है। वही O3 हमें स्मेल कर रही होती है, वही O3 हमें स्मेल कर रही होती है, बिल्कुल कैसी? जैसे फिश जैसे स्मेल। क्लियर? ठीक है। तो मोनोएटॉमिक हीलियम, नियॉन, है ना, ऐसे बहुत सारे। पॉलीएटॉमिक में CH4 और बताओ NH3 ऐसे बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो आपको पता है गैसेस तो ऐसे एग्जिस्ट कर सकती है ना, ठीक है, ऐसे एग्जिस्ट कर सकती है। अगर मैं आपसे बोलूं कि अभी मेरे पास, अगर मैं गैस में एनर्जी की बात करूं, मेरे पास एनर्जी कितनी? दैट इज 3/2 nRT, है कि नहीं? 3/2 nRT। मैं यहां पे मैंने हेडिंग क्या लिख रखी है? इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। अब मैं आपको इन गैसेस के बारे में कुछ बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। आपको पता है कि जो हीलियम गैस है ना, या फिर मोनोएटॉमिक जो गैसेस होती हैं, उनके मॉलिक्यूल एक पॉइंट जैसे होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? पॉइंट जैसे। आपको पता है कि वो एक चैम्बर के अंदर कितनी मोशन एग्जीक्यूट कर सकते हैं? 3 डायमेंशनल मोशन एग्जीक्यूट कर सकते हैं, है ना? तो मैक्सिमम कितनी ट्रांसलेटरी मोशन एग्जीक्यूट कर सकते हैं? 3 टुवर्ड्स एक्स डायरेक्शन, टुवर्ड्स वाई डायरेक्शन और टुवर्ड्स 3 ट्रांसलेटरी मोशन, 3 ट्रांसलेटरी मोशन, 3 ट्रांसलेटरी मोशन। यानी मैक्सिमम टाइप ऑफ ये जो मॉलिक्यूल है वो कितने टाइप से मोशन एग्जीक्यूट कर सकता है? 3 टाइप से। यानी वो एक्स की तरफ भाग सकता है, वाई की तरफ भाग सकता है, फिर जेड की तरफ भाग सकता है। क्या ये रोटेट कर सकता है? याद करो, मैंने रोटेशन में कुछ पढ़ाया था आपको। पॉइंट ऑब्जेक्ट कभी रोटेशन, वो कभी रोटेशन क्योंकि आपको पता है क्या, रोटेशन के लिए उसका मास का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। वो वॉल्यूम जैसे मैं रोटेट कर रहा हूं तो मेरा हाथ भी है, मेरा ये वाला हाथ, मेरा पैर भी है, और मैं ऐसे रोटेट कर रहा हूं तो मेरी एक्सिस ऑफ रोटेशन से मास डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं? तो इसका मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन से मास का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए कि नहीं? तभी तो उसको रोटेशन काउंट किया जाएगा। याद करो, मैंने कहा था इसको रोटेशन नहीं कहते बेटा, बोला था ना? लेकिन इसको रोटेशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि सारे मॉलिक्यूल्स एक्सिस ऑफ रोटेशन पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, दैट्स वाई उसको रोटेशन नहीं कहा जाएगा। तो अब मुझे बताओ, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट का रोटेशन हो सकता है क्या? नहीं। यानी इसका मतलब यहां पे रोटेशन मोशन नहीं हो सकती। तो एक मोनोएटॉमिक गैस मैक्सिमम कितने टाइप से मोशन एग्जीक्यूट कर सकती है? इसे उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उसे डिग्री ऑफ फ्रीडम। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना यार। तो अगर मैं मोनोएटॉमिक गैस की बात करूं तो इसकी मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? 3। फिर हम चलते हैं डायटोमिक या फिर ट्राइएटोमिक लीनियर की तरफ, ठीक है? अगर मैं डायटोमिक की बात करूं तो कार्बन डाइऑक्साइड, चलो एक ट्राइएटोमिक की बात कर लेता हूं, ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। अगर मैं O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ठीक है, सारे मॉलिक्यूल एक्स एक्सिस पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, हाँ या ना? ठीक है। मुझे बताओ, ये अगर मैं इसको एक मॉलिक्यूल मान लूं, ऑब्वियस वो एक ही मॉलिक्यूल है, CO2 क्या है? क्योंकि मॉलिक्यूल है ना। ये मॉलिक्यूल 3 ट्रांसलेटरी मोशन एग्जीक्यूट कर सकता है कि नहीं? वो तो कर ही सकता ना, लेकिन 2 और कर सकता है। क्या? आप मुझे बताओ, क्या ये वाई एक्सिस के अलोंगली रोटेशन शो कर सकता है? क्या वो जेड एक्सिस के अलोंगली रोटेशन शो कर सकता है? हाँ? क्योंकि इन दोनों एक्सिस के रिस्पेक्ट में मास का डिस्ट्रीब्यूशन दूर तक है कि नहीं? देखो, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में मास दूर तक डिस्ट्रीब्यूटेड है, हाँ या ना? और जेड एक्सिस से भी तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है, हाँ या ना? तो एक्स वाई एक्सिस से भी और जेड एक्सिस से भी। इसका मतलब वो वाई और जेड के रिस्पेक्ट में कौन सी मोशन एग्जीक्यूट कर सकता है? तो इसका मतलब उसके पास टोटल टाइप ऑफ मोशन कितनी है? दिस इज 5 टाइप ऑफ, यानी 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या बेटा? 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। उसके बाद हम पॉलीएटॉमिक में जाते हैं, लाइक CH4 की बात करते हैं। अगर मैं CH4 की बात करूं तो CH4 में आपको पता है क्या? CH
टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है कि नहीं? H H और H। आपको पता है मॉलिक्यूल माइक्रोस्कोपी लेवल पे ऐसा होता है? मतलब ये बना दिया गया, इसका मतलब ऐसा नहीं कि बने, बिल्कुल सेम ऐसा होता है। एक मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा आगे चल के, जब 12th में आप होंगे तो टॉपिक में एक पढ़ाऊंगा, वो टॉपिक होगा आपने आइसोमेरिज्म पढ़ा अभी? नहीं पढ़ा गया ना? पढ़ना है। आइसोमेरिज्म जो पढ़ा है ना, आइसोमेरिज्म पता है क्या है? आइसोमेरिज्म बेसिकली इन मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर, शेप की तो बात कर रहे हैं। आइसोमर्स ऐसा ना, शेप की बात कर रहे हैं कि इसका एग्जिस्टेंस कितने डिग्री पे ये एंगल होता है, ये कितना एंगल बनाता है, ये सारा शेप की बात की जा रही है। तो आइसोमेरिज्म, और आपको पता है इसमें एक ऑप्शन होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, एक टाइप होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो मैं ऑप्टिक्स जब पढ़ाता हूं, ऑप्टिक्स क्लास 12th में, ऑप्टिक्स एक फिजिक्स की ब्रांच है, उसमें जब मैं पढ़ाता हूं तो आपको पता है ऑप्टिक्स में ये बात बताई गई है कि एक मॉलिक्यूल को कंप्लीट विजुअलाइजेशन डिफरेंट डिफरेंट फेजेस पे होता है। मतलब इसका नीचे से देख के कुछ अलग दिखाई देता है, इधर से देखने पे तो टॉप डाउन अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच, ये सारी अप्रोचेस यहां से देखी जाती हैं कि इसकी शेप अलग अलग कैसे है। अगर मैं इसको हवा में लेके आऊं तो आपको पता ये चारों तरफ से अलग अलग दिखाई देगा कि नहीं? तो शेप की बात की जा रही है यहां पे। तो पॉलीएटॉमिक, मुझे बताओ, तीन तो ट्रांसलेटरी मोशन, तीन ट्रांसलेटरी वो तो कर ही सकता ना। और अब एक्स, वाई और जेड, तीनों एक्सिस का लॉन्गली रोटेशन, तो तीन तो रोटेशन, तो टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है पता चल गया? वैसे मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब यहां पे कुछ और भी है। आपको पता है कि यहां पे मॉलिक्यूल जब बना तो इस एटम और इस एटम के बीच में बॉन्ड है, बॉन्ड के बीच में कंपन हो सकता है कि नहीं? हाँ, वाइब्रेशन हो सकता है कि नहीं? तो इसका मतलब वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी का भी एग्जिस्टेंस हो सकता है। तो इसका मतलब आप मुझे बताओ, क्या मोशन और भी एग्जिस्ट कर सकती हैं? लेकिन हम यहां पे उसे अकाउंटेबिलिटी में नहीं लेंगे, क्योंकि हम ये सब ग्राउंड स्टेट पे बात कर रहे हैं। हम इसे एक्साइटेड स्टेट पे बात नहीं कर रहे हैं, हम इसे एट अ रूम टेम्परेचर बात कर रहे हैं। हम बहुत बड़े टेम्परेचर के लिए बातें नहीं कर रहा हूं। अगर मैं इन्हीं गैसेस को और टेम्परेचर दे दूं तो इनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम और बढ़ जाएंगी कि नहीं? इसकी तो नहीं बढ़ेंगी। व्हाई? इसमें बॉन्ड ही नहीं है। लेकिन अगर इसकी बात करूं तो इसमें बॉन्ड है कि नहीं? तो क्या वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी एग्जिस्ट कर सकती है? इसका मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम का नंबर बढ़ सकता है कि नहीं? इसमें भी डिग्री ऑफ फ्रीडम का नंबर बढ़ सकता है कि नहीं? बढ़ सकता है ना, क्योंकि हर बॉन्ड के बीच में क्या होने लग जाएगा? कंपन। और हर बॉन्ड के बीच में अगर कंपन आने लग जाएगा तो एक मोशन और आ गई, दैट इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। लेकिन हम उसे अभी काउंट में नहीं लेंगे। तो इसकी कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है? 3, ये 5 और इसकी 6। मैंने आपसे बोला कि जब मैं आपसे गैस की बात कर रहा था अभी, तो इसमें एक गैस के पास टोटल एनर्जी कितनी थी? आपको पता है मैंने किसके लिए लिखा था? एक मोनो एटॉमिक गैस के लिए। ये मैंने एक मोनो एटॉमिक, देखो ना, याद करो, मैंने यहां पे वीआरएमएस जो लिया था वो सारा ट्रांसलेटरी मोशन वाला लिया था। वीएक्स, वीवाई, ये सब कौन सी मोशन थी? ट्रांसलेटरी। तो यहां पे क्या मैंने रोटेशन वाले मोशन काउंट किया था? इसका मतलब ये जो फॉर्मूला ड्राइव होके आया है वो एक मोनोएटॉमिक गैस के लिए डायरेक्ट है, ट्राई के लिए? मोनो के लिए फॉर्मूला है। तो अगर मैं आपसे पूछूं मोनोएटॉमिक गैस में देखें, तो मोनोएटॉमिक गैस में एक मोशन के पास, एक ट्रांसलेटर मोशन के पास कितनी एनर्जी होती है? 1/2 nRT। दूसरे के पास कितनी होती है? 1/2 nRT। और तीसरे के पास कितनी होती है? 1/2 nRT। That's why the total result is 3/2 of nRT। ना अगर मैं यही चीज किसके लिए लिखूंगा? डायटोमिक या फिर ट्राइटोमिक लीनियर की, तो मैं क्या लिखूंगा? दैट इज 1/2 nRT, 1/2 nRT, that's a 1/2 nRT, 1/2 nRT and 1/2 nRT। क्लियर? तो 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब पांचों जगह अलग इक्वल एनर्जी डिवाइडेड, दैट इज कॉल्ड इक्विपार्टीशन। इक्विपार्टीशन का मतलब समझ गए ना? इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी मतलब हर मोशन को बराबर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। बस सभी मोशन के पास अलग अलग इक्वली एनर्जी होती है। अगर मैं यही बात किसके लिए करूंगा? पॉलीएटॉमिक के लिए। तो पॉलीएटॉमिक के लिए कितना हो जाएगा? दैट इज 6 nRT। ये कितनी होगी?
that is 5/2 nRT. This is 6/2 nRT, sorry. 6/2 nRT, that is equal to 3 nRT. क्लियर ना? यहां पे टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी थी? सबको मिलने कितनी है? 1/2 ऑफ nRT. तो 1/2 nRT को 6 टाइम करेंगे तो आपके पास टोटल एनर्जी कितनी आएगी? nRT. क्लियर है ना? तो अगर मैं पूछूं कि मोनोएटॉमिक गैस के पास टोटल एनर्जी कितनी होती है? 3/2 ऑफ nRT. और हर मोशन के पास कितनी एनर्जी होती है? हाफ ऑफ nRT. क्लियर? इसे बोलते हैं इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी. टेम्परेचर इंटरप्रिटेशन समझ गए कि आप काइनेटिक एनर्जी को जरूरी नहीं कि उसको आप VRMS के टर्म्स में लिखो, आप उसको टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में लिख सकते हो कि नहीं? क्योंकि आपके मन में हीट को लेके क्या भावना है? टेम्परेचर. दैट्स वाई इसको टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में लिख सकते हो. लेकिन मैंने आपको शुरुआत से ही बात बता दी है, टेम्परेचर और हीट दोनों अलग अलग इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं, अलग अलग बातें हैं. बिल्कुल ठीक है. ज्यादा हीट का मतलब ज्यादा टेम्परेचर नहीं होता. ठीक है. ठीक. और बताता हूं. दिस इज इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी. अब इसमें आपको गैसेस के बारे में कुछ छोटी मोटी बातें और सीखनी चाहिए, जिसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द गैसेस. क्या स्पेसिफिक? आपको ये बात मैं पहले पढ़ा चुका हूं, बट अब नाम अलग है. अब नाम है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. ठीक है. आपको सर मोलर क्या नाम रख दिया गया? हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. अब मुझे बताओ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को मैंने कैसे डिफाइन किया था? The heat required to raise the temperature of 1 gram substance by 1 C is equal to Q by m delta T. कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस. ये था ना? अब यहां पे इसका नाम क्या है? ठीक है. इसको डिफाइन कैसे करेंगे? The heat required to raise the temperature by 1 degree Celsius of 1 mole gas. अब मोल समझते हो ना भाई? 1 mole means 6.02 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स. यहां पे तो मैं मॉलिक्यूल्स लिख सकता हूं ना भाई? यहां पे तो मैं मॉलिक्यूल्स लिख सकता हूं, है ना? लेकिन क्या मॉलिक्यूल्स की जगह मैं एटम भी लिख सकता हूं? लिख सकता हूं ना? आपको अब तो अकल आ गई होगी ना इतने दिन. मोल 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 मोल. सर अभी तक मोल क्लियर नहीं हुआ, है ना? ये बिल्कुल वैसे ही है जैसा 1 डजन बनाना. 1 मोल बनाना इज इक्वल टू इतने बनाना. तो इसमें क्या कंफ्यूजन है? इसमें मुझे तो नहीं लगता कोई कंफ्यूजन है. ठीक है. लेकिन 1 मोल गैस का मतलब एक बात बता सकते हो? 1 मोल गैस का मतलब हमेशा ये क्या आपसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने के लिए कहते हैं? क्या इसका रिलेशन मास से भी है? हाँ, 1 ग्राम इसका मास, 1 कार्बन एटम. बताओ. 1 मोल का रिलेशन क्या मास के साथ भी है? क्योंकि ये बात कर रहे होते हैं 1 ग्राम ऑफ कार्बन 12 की बात कर रहे होते ना, है ना? क्या? हाँ, वो 1/12 ऑफ कार्बन आइटम, मतलब वो एक्चुअली कार्बन 12 की बात हो रही है ना, कार्बन 12. हाँ, आप उससे कंफ्यूज मत हो. मतलब बेसिकली आप ऐसा समझो कि ये एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया है, इससे काउंट किया जाएगा बस. अगर ये कार्बन ना करके कुछ और कर दिया जाता तो उससे कंफ्यूज नहीं होते. हमें कार्बन एक स्टैंडर्ड मान लेते हैं बिकॉज ऑफ कार्बन का अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है. आपको पता है चारों तरफ कार्बन फैला पड़ा है, सब कुछ कार्बन है, तो इस वजह से कार्बन को स्टैंडर्ड मान के सारा कुछ किया गया है. लेकिन एप्लीकेबल ये सबके लिए. ठीक है. तो दिस इज द मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. इसको कैसे लिखते हैं? आपको पता है ये 2 वैल्यूज होती हैं. इसे कभी कभी आप कांस्टेंट प्रेशर पे कैलकुलेट कर रहे होते हो, कांस्टेंट प्रेशर पे कैलकुलेट कर रहे होते हो. और एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये टेस्ट जो होंगे ना, अगर हमारे साथ नेक्स्ट ईयर कंटिन्यू नहीं करना हो आपको, देन आप टेस्ट मत देना.
अदरवाइज आप देने आना, ठीक है? ठीक, ये आपके पास ऑप्शन है ना? अगर टेस्ट ना दो तो अगले साल लोगे? हाँ, क्या? अगर टेस्ट ना दो तो अगले साल नहीं लोगे? नहीं, नेवर, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये बैच प्रॉफिट मेकिंग बैच नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं प्रॉफिट के लिए लड़ाई है मेरी इससे, नेवर, ये मेरी दिल की लड़ाई है ना? तो यहाँ पे मेरी हक की बात होगी, यहाँ पे मेरे प्रॉफिट्स की बात नहीं होगी, है ना? ठीक है, क्योंकि अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाते हो तो फिर मैं क्यों निभाऊँ, है ना? तो आप ये इसको समझो, ये हाँ वो चलेगा, वो ऐसे चलेगा कि भाई आपके पेपर्स भी होंगे, है ना? लेकिन कुछ हैं यहाँ पे, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, ये उनके लिए तो है ही नहीं जो आते हैं। कुछ हैं जिनको मतलब ही नहीं, यार टेस्ट क्या है, तो ये रोज मेरे पास पेपर आता है, ये रोज सर अजय सर नए नए कानून लेके आते हैं कि आज के बाद ये कानून रहेगा, है ना? आपको पता है कि कानून वही बनाता है जो आपके लिए लड़ना चाहता है, जो आपके लिए मेहनत करना चाहता है, अदरवाइज क्या ही करना है। आपको पता है क्या, पढ़ा के साइड हट जाते हैं, है ना? आप बाकी अदर टीचर आपको कैसे क्यों करेंगे, क्योंकि आपको पता है उनके मेरे अकॉर्डिंग चलेगा ना सब कुछ। तो इस वजह से अदर टीचर्स तो आपसे इस टाइप की बातें नहीं करेगा, लेकिन मैं तो करूंगा ना भाई, क्योंकि मुझे एक है, चाहे मुझे नेक्स्ट ईयर ये कहना पड़ जाए किसी एक स्टूडेंट्स के साथ, इस साल आप ड्रॉप करोगे, क्योंकि मेरा इंपॉर्टेंस ये है कि आप ड्रॉप करके रिजल्ट बेहतर करो। अगर अच्छे से बना दिया रिजल्ट तब तो कोई बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन मुझे जहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा कि यहाँ पे इसको लड़के इसको मजबूत बनाया जा सकता है। आपको पता है ड्रॉपर में मेरे पास कितने बच्चे यहाँ पे? 9 बच्चे टोटल थे, 9 बच्चे। ये बच्चे 14 हुए थे, 14 बच्चे हुए थे, और काम ना करने की वजह से वो 7 बच्चे हैं, क्योंकि ड्रॉपर से एक्सपेक्टेशन और हाई होती है, आप लोगों से नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि नहीं कि अभी 11वीं है, फिर 12वीं भी आता है। 11वीं में ऐसे ही होते हैं सभी, जैसे आप लोग हो, उल जुलूर हरकतें करना, ऐसे ही होते हैं। लेकिन ड्रॉपर से इस टाइप के एक्सपेक्टेशन नहीं हो सकता ना कि आपको पता है वो बैठ के उनको पढ़ते हुए देखा कभी आपने? है ना? आपको पता कि वो एकदम बेस्ट लोग स्टूडेंट थे, उनको अभी पढ़ते देखा आपने कभी? उनमें ना आग भरी हुई है, वो पूरे दिन बैठ के पढ़ते रहते हैं। हाँ, शाम तक यहीं बैठते हैं। हाँ, चेंजेस। तो ये चीज चाहिए। मैं ये बोलती नहीं कि भाई आप अगर नहीं पढ़ना छोड़ दो, लीव इट। ज्यादा दिमाग को टेंशन ना मैं देता हूँ, ना मैं लेना चाहता हूँ कि भाई टेंशन है, आपको भी डाल रखी है। लेकिन काम करना तो ऐसे करो। आपको पता है वो जब आए थे ना, तो मुझे लगता है ये रिजल्ट बनाएंगे भैया, इनसे मैं कैसे रिजल्ट ले लूंगा, क्योंकि इनका 11वीं और 12वीं पता है कब निकला? कोविड में निकला। और गारंटेड एक भी बच्चा छूटेगा नहीं, गारंटी है मेरी। 7 के 7 रिजल्ट क्रिएट करेंगे। एक तो उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट, यश को जानते हो? यश एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट। वो शायद ही कोई क्वेश्चन छूटता उससे। हाँ, कोई भी पूछ सकता है उससे, वो शायद ही कोई क्वेश्चन छोड़ता है, नहीं तो उससे वो ऐसा था नहीं। आपको बताता हूँ, मैंने बोला ना कि वो डम्बेस्ट टीम थी। मतलब वो एक ऐसी टीम थी जिस टीम से तो मैं सोच रहा था इनसे तो कुछ नहीं निकलेगा भाई, ये इनसे फंड ले लो। है ना? तो 11th में मैं आपसे ज्यादा नहीं, मैं खुद ही नहीं, मैं ज्यादा ना टेंशन आपको देता हूँ ना मैं लेता हूँ ज्यादा। लेकिन प्लीज इसको थोड़ा सा समझो और इनको एक्सेप्ट करो। आप बिलीव करो, पूरा लाइफ सुधर जाता है जब अच्छा कॉलेज, अच्छी जगह मिलती है ना, पूरा लाइफ इंजॉयबल होता है। ऐसा आईआईटी, पता है कि आईआईटी पढ़ने की जगह नहीं है, आईआईटी एक्सप्लोर करने की जगह है। हाँ, एंजॉय की जगह है सच में। आप आईआईटी में, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि आईआईटी यार ना, वहाँ पे बहुत पढ़ाकू रहते होंगे, वहाँ पढ़ते रहते होंगे बच्चे, या फिर एम्स में पढ़ते रहते होंगे बच्चे। आपको पता है ये कूलेस्ट प्लेसेस हैं। हाँ, सच में ये बात सही है। आपको पता है कि मैं कूल ड्यूड हो गया था, है ना? मैं गांव से निकला हुआ बच्चा जो कूल हो चुका था, वहां पे फ्लर्ट करता था। सच में वो तो क्या कि स्ट्रगल पीरियड ने मुझे ऐसा बना दिया।
स्ट्रगल पीरियड ने मुझे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, जहां पे मैं थोड़ा सा बातों को लेके कस्टमाइज हो गया कि कहीं कहीं बातें कुछ नहीं कहनी चाहिए। लेकिन आप देखना धीरे धीरे करके कैसे बदलाव आता है, जैसे जैसे आप में आता ना वैसे वैसे खतरनाक बदलाव मेरे में आता है ना। फिल्टर लगातार लगे हुए हैं, जिम तो ज्वाइन कर ही लिए है ना। तो वो कूलेस्ट प्लेसेस हैं, वैसी जगह हैं जिन जगहों पे ऐसे लोग तैयार होते हैं जो रूल करते हैं पूरे विश्व में। हर टाइप का आपको मॉडल बनना है, आईआईटी चले जाओ। आपको बैट्समैन बनना है, आईआईटी चले जाओ। आपको सिंगर बनना है, आईआईटी चले जाओ। आपको पता है इंजीनियर ना बन के बाकी सब कुछ बनता है, सब कुछ बनता है। और वो इंजीनियर जो बनता है ना वो भी बहुत तगड़ा बनता है। आपने कभी कभी, मैं आपको पता है, मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनकी नौकरी नहीं लगी बाद में आईआईटी से निकलने के बाद। बहुत सारे ऐसे दोस्त थे जिनकी नौकरी नहीं लगी। पता क्यों? क्योंकि वो नौकरी मुझे चाहिए ही नहीं थी। मुझे फैशन डिजाइनर बनना है, मुझे नहीं चाहिए नौकरी, खत्म बात। ठीक है, आपको पता है उसमें कई सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने कैनन जब स्पॉन्सर करने आई, कैनन कंपनी स्पॉन्सर्ड हूं मैं उससे ना, तो कैनन कंपनी जब स्पॉन्सर करने आई तो कैनन ने कहा कि 11 साल का एक बॉन्ड साइन कर लेते हैं, 32,000 रुपए मैं बिना काम करने के आपको दूंगा, आप कभी नहीं करना, तब भी मैं 11 साल तक आपको जो मुझे फंड करती है, 1 रुपए नहीं, आपसे एक काम नहीं करवाऊंगा। आप होता तब ये नहीं चाहिए। ये एटीट्यूड डेवलप होता है वहां पे। खैर मैं तो गरीब था मुझे दे दो है ना, तो मुझे तो दे दो। उसमें कुछ थे नहीं चाहिए। उन्हें उससे किक नहीं मिल रही थी कि कुछ और ही थी। बोले कि बाई चांस काम करवा लिया तो ऐसे थे, ऐसे थे। हाँ, मैं बात आईआईटीज़ की नहीं कर रहा हूं, मैं एनआईटी की भी बात कर रहा हूं। मैं उन इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा हूं जो इंस्टीट्यूशंस एक रिमार्केबल नाम रखते हैं, अपना एक अच्छा नाम रखते हैं। ठीक है, जहां पे आप एक्सप्लोर कर सकते हो, आप जहां पे अपने आप को एक पहचान दे सकते हो। आपको बताए वहां पे ना पता चला कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और वो बना रहा है मशीन। मैकेनिकल इंजीनियर के रूम में जाके बैठ के उससे सीख रहा है कि कैसे क्या करना चाहिए। पास नहीं हो रहे लोग, मुझे ये वाला टेस्ट ही नहीं देना, ऐसी हालत थी। मैं पता है कितने पॉइंट, आपको पता है मैं स्कूल का अच्छा खासा बहुत अच्छा पढ़ने वाला था स्कूल के टाइम पे, और कॉलेज में जाते ही 6 पॉइंटर बन गया था। 6 पॉइंटर फेलियर्स होते हैं, पता है आपको? फेल जो होते हैं 6 पॉइंटर्स होते हैं जो वो 50% के उसमें आते हैं रेंज में, है ना। बैक थी, 2 में बैक थी, 2 सब्जेक्ट में बैक थी। मेरी बैक खैर इस वजह से थी बिकॉज ऑफ कि मैं हिंदी मीडियम पढ़ा था, वो इंग्लिश में सारी चीज़ें आ गई थी, तो इंग्लिश में मैं लिख नहीं पाता था उसको, मेरा वोकैब इतना स्ट्रांग नहीं था कि मैं उसको इंग्लिश में लिख पाऊँ सारी चीज़ों को। तो इस वजह से मेरा तो खैर नहीं, इतना बुरे हाल मेरे नहीं थे, लेकिन मैंने वहाँ पे देखा था कुछ लोगों ने अपनी इंजीनियरिंग पूरे 7 साल में कंप्लीट की। जब आईआईटी ने ये कह दिया कि अब मैं आपको एनएफटी देता हूँ, तो कि नहीं अभी रुको मैं पास कर लेता हूँ। एनएफटी क्या होता है? नॉट फॉर टेक्निकल। एनएफटी दे देते हैं कि अगर एक टाइम आ गया, उस टाइम के बाद अगर आप क्लियर नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब आपको एनएफटी, आप टेक्निकल के लिए हो ही नहीं, तो एनएफटी देके आपको बाहर कर देते हैं। हर साल आईआईटी ऐसे कम से कम हजारों बच्चों को बाहर फेंक देती है उठा के। क्यों फेंक देती है? कि आप फिट नहीं है, टेक्निकली फिट नहीं है, दैट्स व्हाई आप बाहर निकलो। तो मैं कहता हूं कि ऐसी जगहों पे मैं इसलिए नहीं भेजना चाह रहा, इसलिए मैं आपको नहीं कह रहा हूं कि चले जाओ कि वहां पे पढ़ना पड़ेगा, पढ़ के ऐसा विद्वान बन जाओगे आप, नहीं, एक्सप्लोर एक लाइफ मिल जाएगी, है ना। मैंने बोला कि मेरे जैसा आदमी अगर कुछ सीख सकता ना, सच में आप लोग अल्टीमेट कुछ कर दोगे, है ना। मैं नहीं कर सकता था, मैं सच में नहीं कर सकता था, मुझे बोलना तक नहीं आता था, नहीं आता था मुझे कैसे बोला जाता क्या है ना। सोचो फ्लर्ट ये दोनों कॉम्बिनेशन सेट ही नहीं हो रहे है ना। और फ्लर्ट के लिए भी कहां सोचो, जेएनयू, क्योंकि आईआईटी में लड़कियां थी नहीं। जेएनयू वहीं पे ना, बिल्कुल पास में। जेएनयू, दिल्ली, डीयू, आईआईटी, जेएनयू और डीयू, तीनों ऐसे कनेक्टेड है, ये कैंपस कनेक्टेड है। और कैंपस कितने बड़े हैं, आप पैदल चल के क्रॉस नहीं कर सकते इनको, आपको रास्ते में कैब वैब लेना पड़ेगा, भैया इसको बाहर निकाल दो मुझे, ऐसे कैंपस हैं वो। साउथ जानते हो ना, साउथ एक्स गए होंगे आप, तो वो सब वही रीजन है तो है पूरा। खैर, तो ये बातें, स्ट्रेंथ लाओ अपने आप में, आप चाहे थोड़ा समय दो
आप थोड़ा लंबा बनाओ, लेकिन अचीव करो कुछ अच्छा, जहाँ पे आपको खुद कुछ मिले कि यार मुझे फुटबॉलर बनना है, मैं आईआईटी चला जाता हूँ, मैं फुटबॉलर बनना चाहता हूँ, बिकॉज ऑफ मैं आईआईटी जा रहा हूँ। क्योंकि आपको पता है फुटबॉलर बनना है ना, तो आप आईआईटी चले जाओ, क्योंकि आपको पता है वो इंटरनेशनली आपको तुरंत कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे गेम ही ऐसे हो रहे हैं। गेम आपको पता है इंटरनेशनल मैचेस होते हैं, इंटरनेशनल मैचेस होता है, मतलब वहाँ पे मैचेस पता क्या हो रहा है कि मैचेस किसके हो रहे हैं, वर्जीनिया और आईआईटी दिल्ली, ऐसे होता है। वर्जीनिया मतलब यूएसए, एमआईटी, तो मैचेस ऐसे लगते हैं, लाइक यहाँ देन वहाँ, इस टाइप के मैचेस लगते हैं। तो सिंपल सी बात, आपको इंटरनेशनली कनेक्ट आराम से मिल जाएगा। और आपको पता है इस टाइप के गेम्स जो है ना, जो इंडिया में बहुत कम प्रचलित हैं, क्योंकि इनमें पैसा कम बनता है ना भाई, बोर्ड पैसे नहीं बना पाता, यहाँ पे पैसा बना पाता है वो क्रिकेट में, क्योंकि क्रिकेट को अपनी जान समझते हैं। पता है क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तान जुड़ा हुआ है। यहाँ पे लोग ना इमोशनली बहुत फूल लोग हैं, इंडिया में बहुत फूल लोग हैं जो इमोशनली, पाकिस्तान हमारा कैसे दुश्मन हो सकता है यार, मुझे समझ नहीं आता कई बार, पाकिस्तान हमारा दुश्मन हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपको पता है वो सारे लोग यहीं के थे, तो वो दुश्मन कैसे हो गए, बस उनको उठा के उधर रख दिया। अब सिंपल सी बात है, मेरे घर से मेरा बाइक नहीं, मैं दूसरा घर बनाऊंगा, तो मेरा वो दुश्मन हो गया, कैसे हो सकता है, नेवर, कभी दुश्मन हो नहीं सकता। आपको पता है दुश्मनी बनाएगी। अब वो जब अलग हुआ, मेरा भाई अलग हो रहा था, उसी टाइम तीसरे नाके बोला, पता है क्यों अलग हो रहा है, क्योंकि ये ना कुछ ज्यादा पैसे लेके उधर जा रहा है, ये डिस्प्यूट का कारण, वो ज्यादा पैसे क्यों लेके जा सकता है, मेरा पैसा है, मुझे वापस दो। ऐसी इस टाइप की लड़ाई कराई गई है। तो पॉलिटिक्स इसको आपको पता है, अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, मैं पढ़ता रहता हूँ ये सब चीजें, तो हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री में कहीं पे भी आपको पता है जिन्ना का नाम सुना, मोहम्मद अली जिन्ना, आपको पता है वो एक बहुत ही आप बोल सकते हो कि जिसे पर्सनैलिटी कहते हैं ना, कि यस इस टाइप के लोग एग्जिस्ट करने चाहिए फॉर द डेवलपमेंट, वो था वो तो यहाँ के लोगों ने उससे क्या इमेज ऐसी क्रिएट की थी कि वो तो अली जिन्ना ने सब कुछ अलग कराया है ना, अली जिन्ना ने खराब कर दिया सारा कुछ, यहाँ पे किसी और ने खराब कर दिया सारा कुछ, ऐसा नहीं होता। ठीक है, इमोशनली हमें वैसा कनेक्ट कर दिया गया था, इस वजह से हमें क्रिकेट अच्छा लगने लग गया, क्योंकि आपको पता है क्या, क्रिकेट ही उस टाइम पॉसिबल था, उस टाइम एक ही गेम पॉसिबल भी था, वो था क्रिकेट। तो इसलिए उस टाइम किस गेम के साथ ज्यादा कनेक्शन रहा, क्रिकेट से, तो इस वजह से वो आज तक खिंचता चला आ रहा है। जबकि क्रिकेट सबसे छोटा गेम है, कोई नियम कानून नहीं है, फुटबॉल स्ट्रेंथ का गेम है, फुटबॉल जितना बड़ा गेम कोई नहीं है, फुटबॉल स्ट्रेंथ का गेम है, फुटबॉल में जो नियम है ना वो बहुत ज्यादा है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, इसमें एक फेंक रहा है एक मार रहा है, यही कौन सा गेम है, और 2-4 लोग पकड़ने के लिए खड़े हैं तो वो बड़ा बना दिया। ठीक है, अब देखो समझते हैं था, आपको पता है ये वैल्यूज अगर मैं आपको पहले सिखा रहा था, जब तक मैं मटेरियल में था तब तक मैं इसका नाम केवल एक रख रहा था, दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, मैंने उसको कुछ देर के लिए टेम्परेचर का फंक्शन कहा था, याद करो, लेकिन फिर भी मैंने बैकआउट लेते हुए मैंने कहा था क्या, कि नहीं आप हमेशा इसे कांस्टेंट ही मानोगे, कभी कभी ये वेरिएबल आएगा बट आप हमेशा इसे क्या मानोगे, कांस्टेंट। जैसे मैं बोलूं कि 97 डिग्री सेल्सियस पे वाटर एग्जिस्ट कर रहा है, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी, दैट इज 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, और अगर 14 डिग्री सेल्सियस वाटर एग्जिस्ट कर रहा है तब भी वैल्यू 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। एक्चुअली ये वैल्यू ऐसी नहीं थी, लेकिन हम प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम हमेशा इसको कांस्टेंट ही लेते हैं। ठीक है, अब यहां पे आप कहोगे सर इसके नाम दो क्यों रखे गए, कभी कभी आप इसे कांस्टेंट वॉल्यूम पे कैलकुलेट कर रहे हो, कभी कभी इसको आप कांस्टेंट यानी कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और कांस्टेंट वॉल्यूम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, इसके दो नाम रखे गए। अब ऐसा क्यों रखा गया मैं आपको बताता हूं। अगर मान लेते एक चैम्बर के अंदर गैस को भर दिया जाए, ध्यान से सुनना, चैम्बर के अंदर गैस को भर दिया जाए और चैम्बर को लॉक कर दिया जाए ना, वॉल्यूम बढ़ेगा घटेगा नहीं, तो दैट इज कांस्टेंट वॉल्यूम। अब मैंने हीट दी, मुझे क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाना है, किसका, कितने डिग्री, 1 डिग्री, और मैंने चैम्बर के अंदर कितनी गैस भर रखी, 1 मोल। 1 मोल का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना है तो हीट देनी पड़ेगी कि नहीं, तो जितनी जैसे हीट दी वो सारी हीट क्या कर रही है, इस टाइम क्या कर रही है,
वो सारी सारी हीट किसके अंदर जा रही है? गैस के अंदर जा रही है। गैस के अंदर जा रही है कि नहीं? और जो गैस के अंदर जा रही है वो गैस का क्या कर रही है? टेम्परेचर बढ़ा रही है कि नहीं? हाँ, क्योंकि वो हीट जब जा रही है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल बढ़ रहा है कि नहीं? इनडायरेक्टली टेम्परेचर भी बढ़ रहा है कि नहीं? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर का रिलेशन होता है कि नहीं? कितना होता है? 3/2 ऑफ nRT होता है कि नहीं? हाँ या ना? सब कुछ रिलेटेड है। तो सारी सारी हीट किसमें यूज हुई? टू रेज द टेम्परेचर, टू रेज द टेम्परेचर। दूसरा नाम देना, दूसरा, ये कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए मैंने कहा। अब एक ऐसा गैस चैम्बर लेता हूं जिसका वॉल्यूम शिफ्ट कर सकता है, मतलब मैंने उसे पिस्टन लगा दिया और वो पिस्टन ऊपर नीचे हो सकता है। अब मैंने हीट दी, हीट से क्या हुआ? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल बढ़ा, है ना? तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल बढ़ा, इसका मतलब वो जाके किससे टकराए? चैम्बर से, दीवारों से प्रेशर बढ़ा होगा, तो पिस्टन ऊपर की तरफ उठने लग गया कि नहीं? तो चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ रहा है फिर घट रहा है? बढ़ रहा है। वॉल्यूम बढ़ रहा है कि नहीं? इसका मतलब अब हीट कितने फॉर्म में यूज हो रही है? एक तो टेम्परेचर को बढ़ाने में भी यूज हो रही है और वॉल्यूम को इंक्रीज करने में। इसका मतलब यहां पे कुछ हीट लॉस हो जा रही है कि नहीं? किसमें? टू चेंज द वॉल्यूम। क्या? टू चेंज द वॉल्यूम। और मुझे करना क्या था? केवल टेम्परेचर बढ़ाना था। मुझे बताओ, कम हीट देने पे जल्दी से टेम्परेचर किसमें इंक्रीज होगा? सीपी में, सॉरी, कांस्टेंट वॉल्यूम पे या फिर कांस्टेंट प्रेशर पे? व्हाई? क्योंकि ऑल ऑफ द हीट गिवन टू द सिस्टम इज यूज्ड इन रेजिंग टेम्परेचर। बट इन केस ऑफ कांस्टेंट प्रेशर, वॉल्यूम भी बढ़ा रही है और टेम्परेचर भी बढ़ा रही है। टेम्परेचर भी बढ़ा रही है, इसका मतलब कुछ हीट लॉस हो रही है कि नहीं? इसका मतलब जल्दी से टेम्परेचर में चेंजेस नहीं आएंगे। जल्दी से टेम्परेचर में किसमें चेंजेस आएंगे? ठीक है, मतलब कम हीट देने पे 1 डिग्री सेल्सियस आप अचीव कर लोगे ना, है ना? तो मुझे बताओ, सीपी और सीवी, इसको मैं लिख रहा हूं सीपी। क्या लिख रहा हूं बेटा? और इसको क्या नाम दे रहा हूं? तो अगर मैं आपसे जनरली पूछूं सीपी और सीवी में कौन बड़ा होता है? सीवी बड़ा होता है। वॉल्यूम वाला बड़ा होता है। यस, सीपी बड़ा होगा ना, ज्यादा हीट देनी पड़ रही है इसमें टू रेज द टेम्परेचर, है ना? 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए किसमें ज्यादा हीट देनी पड़ रही है? कांस्टेंट प्रेशर पे या कांस्टेंट वॉल्यूम पे? तो दैट मींस सीपी इज ग्रेटर देन ऑफ। तो आपको सब, अगर बाई चांस ये क्वेश्चन आ जाता है, ये बोर्ड में पूछा जा सकता है, स्कूल लेवल पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि व्हाई सीपी इज ग्रेटर देन ऑफ सीवी, तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि नहीं? ठीक है, सीपी और सीवी। अब आपको पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है? अगर मैं बोलूं आपसे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो Q इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी, डेल्टा टी, दैट इज डेल्टा Q इज इक्वल टू, सो CV इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन एन डेल्टा टी, या फिर इसको लिख सकते हैं कैलोरी पर मोल पर डिग्री सेल्सियस, है ना? तो अब मुझे बताओ, क्या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू ये, सॉरी यूनिट ये होती है, फॉर्मूला ये होता है, ठीक है? आपको कहा सर सीवी के लिए क्यों लिखा आपने? इसको सीपी के लिए लिख देते आप। आपको पता है एग्जैक्ट वैल्यू कब मिलती है, सीवी पे या फिर सीपी पे? क्यों? क्योंकि ऑल ऑफ द हीट गिवन टू द सिस्टम इज यूज्ड इन टेम्परेचर। तो हमें बेस्ट रिजल्ट कब मिल रहा होता है? यानी सीवी की एग्जैक्ट कैलकुलेशन हमें कब मिलती है, सीवी पे या फिर सीपी पे? सीवी पे हमें एग्जैक्ट कैलकुलेशन मिलती है। दैट्स व्हाई हम ये फॉर्मूला किसके लिए जनरली लिखते हैं? सीवी के लिए। लेकिन फिर भी हम सीवी के लिए भी नहीं लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे केवल सी। क्यों लिखेंगे बेटा सी? क्योंकि इसे कभी कभी मुझे सीपी लिखना पड़ेगा और कभी कभी मुझे, इस वजह से मैं इसे क्या लिख देता हूं? एनसी डेल्टा, ठीक है? कभी कभी मैं इसे सीपी, अगर मैं इसे लिखूं एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो मुझे बताओ ये फॉर्मूला कैसा हो जाएगा? सी वी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी, हाँ या ना? और अगर मैं एट कांस्टेंट प्रेशर लिखूं, एट कांस्टेंट प्रेशर लिखूं, तो दैट इज सीपी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी। क्लियर है कि नहीं? तो मुझे गैस के बारे में ये बातें और पता चल गई, ठीक है? क्लियर, समझ आया ना? तो कभी कभी में इसे सीपी कहेंगे, कभी सीवी कहेंगे। सीपी ज्यादा होता है, क्यों ज्यादा होता है पता चल गया? ठीक। इसके बाद मैं यही वैल्यू अलग अलग गैसेस के लिए लिख रहा हूं। जैसे अब मुझे बताओ, अगर मैं मोनो एटॉमिक गैस के लिए लिखूं, मोनो एटॉमिक
गैस। मोनोटॉमिक गैस में एनर्जी कितनी होती है बेटा? 3/2 एनर्जी कितनी होती है? 3/2 nRT। अगर मैं 1 मोल के लिए लिखूं तो 3/2 RT। ठीक है, क्लियर। और आप मुझे बताओ ये एनर्जी का फॉर्मूला कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए क्या होता है? एन CV डेल्टा टी, है ना। आपने कहा सर इसको एन CV डेल्टा के बराबर क्यों लिखा? आप इसे एन CP डेल्टा टी के बराबर लिख सकते थे ना। क्योंकि डेल्टा यू के बराबर है NCP डेल्टा टी। हाँ, डेल्टा यू और डेल्टा क्यू और कुछ भी, डेल्टा क्यू से डिनोट कर दो और डेल्टा यू के बराबर। तो अब मुझे बताओ अगर मैं आपसे बोलूं कि मोनोटॉमिक गैस में एनर्जी कितनी होती है इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर? 3/2 एनआरटी, ये भी एनर्जी होती है। और सेम अभी मैंने कांस्टेंट वॉल्यूम पे भी एनर्जी कैलकुलेट करके देखी, तो वो कितनी होती है? एनसीवी डेल्टा टी, या फिर एनसीवी टी लिख सकता हूं मैं यहां पे सिंपल, एट टेम्परेचर टी पे ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं? तो टी से टी, एन से एन, तो सीवी इज इक्वल टू कितना आ गया? 3/2 ऑफ आर। तो मोनोटॉमिक गैस की सीवी की वैल्यू कितनी होती है? डेल्टा टी जगह टी क्यों आया वहां पे? मैं एक टेम्परेचर की बात कर रहा हूं, डेल्टा टी मींस दैट इज चेंज इन टेम्परेचर। और फिर हम एक पर्टिकुलर टेंपरेचर, हम पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, दैट इज टी। मैं पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात कर रहा हूं, दैट मींस 3/2 ऑफ एनआरटी। मैं पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए मुझे एनसीवी टी लिखना पड़ेगा ना, या फिर मुझे एनसीवी डेल्टा टी लिखना पड़ेगा? एनसीवी टी। दैट्स व्हाई द रिजल्ट इज दिस। एक रिलेशन होता है मेयर्स रिलेशन। क्या होता है बेटा? मेयर्स रिलेशन होता है ना, केमिस्ट्री में पढ़ा आप लोगों ने। Cp माइनस CV इज इक्वल टू R। Cp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? R प्लस ऑफ CV, यानी R प्लस ऑफ CV दैट इज 3/2 ऑफ R, दैट इज इक्वल टू 5/2 ऑफ R। होता है कि नहीं? 5/2 ऑफ R। दिस इज अ मेयर्स रिलेशन के अकॉर्डिंग मोनोटॉमिक गैस में Cp की वैल्यू कितनी होती है? ये, और CV की वैल्यू कितनी होती है? यहां से भी मुझे क्या पता चला? Cp इज ग्रेटर देन ऑफ CV। नाउ नेक्स्ट इज फॉर डायटोमिक गैस। क्या? डायटोमिक गैस। डायटोमिक गैस में क्या मैं लिख सकता हूं? NCVT इज इक्वल टू 5/2 nRT। हाँ या ना? क्योंकि डायटोमिक गैस या फिर ट्राइएटोमिक लीनियर में इंटरनल एनर्जी क्या होती है? 5/2 ऑफ एनआरटी। और एनर्जी का एक फॉर्मूला ये भी हो सकता है, तो यहां से n से n गया, t से t गया, यानी CV की वैल्यू कितनी आ गई? 5/2 ऑफ R। तो CP की वैल्यू कितनी आ जाएगी? CP आ जाएगी 7/2 ऑफ R। तो अब मुझे होता है डायटोमिक या फिर ट्राइएटोमिक लीनियर के लिए CP और CV की वैल्यू याद हो गई आपको। नेक्स्ट हम किसकी बात कर रहे हैं? पॉलीएटोमिक की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? पॉलीएटोमिक। अगर मैं पॉलीएटोमिक की बात करूं तो NCVT इज इक्वल टू 3nRT। n से n गया, t से t गया, यानी CV इज इक्वल टू 3R। सो CP इज इक्वल टू 4R। कितना बेटा? 4R। तो दिस इज द फॉर द पॉलीएटोमिक गैस। हाँ या ना? तो CP और CV की मुझे वैल्यू पता चल गई। क्लियर? तो मुझे गैसेस के बारे में क्या क्या पता चला? मैंने गैसेस के बारे में सबसे पहले लॉस पढ़े, गैसेस लॉस पढ़े, जिससे मैंने आइडियल गैस इक्वेशन डिस्कवर की, PV इज इक्वल टू nRT। आपको तो प्रीवियस क्लास में मुझसे एक गलती हो गई थी, आप लोगों ने मुझे बताया नहीं। वो तो कब बाई चांस मैं वीडियो अपना देख रहा था, वीडियो में लास्ट में ऐसा मैंने देखा कि यार इसमें क्या, ये मैंने आपको पता है एवोगाड्रो एक लॉ था, वो बताया था, और वहां पे मैंने N1V1 इज इक्वल टू N2V2 लिखा, जबकि N1 अपॉन V1 इज इक्वल टू N2 अपॉन V2 होता है, और वो YouTube पे अपलोडेड है। ठीक है क्या? पिछली क्लास में अपलोड तो होते ही ना। ठीक है, सर एडिट करा दो, डिस्क्रिप्शन में लिख देना कि कोई पता है। ये ब्लंडर है, मतलब ये तो ना, मैं जनरली क्या है कि फिजिक्स में ये लॉस पढ़ाए नहीं जाते हैं, फिजिक्स में लॉज नहीं पढ़ाए जाते हैं, ये केमिस्ट्री में पढ़ाए जाते हैं आपको। ठीक है, लेकिन मैंने क्या कहा कि नहीं यार, ऐसे गैस को मैं बीच में ऐसे रैंडम उठा के नहीं करने लग जाता, तो चलो प्रेशर से स्टार्ट करते हैं कि प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 रो VRMS होल स्क्वायर से ड्रॉ। एक्चुअली स्टार्ट यहाँ से होता है ना, लेकिन मैंने उसमें लॉज पढ़ा है और वो लॉज में मुझसे मिस्टेक हुई है। ठीक है, लेकिन उसको हम करेक्ट कर लेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, सो मैंने
आपको गैस के बारे में ये सारी बातें बताएं। क्लियर? एक बात और, अब हम चलते हैं, मैं अब गैसेस को मिक्स करूंगा। याद करो मैंने वहां पे लिक्विड को मिक्स किया था, लिक्विड सॉलिड को मिक्स किया था, तो मैं क्या करूंगा अब? मिक्सचर ऑफ गैसेस। ओके, हम गैसियस मिक्सचर की बात करेंगे। ठीक है, गैसियस मिक्सचर में समझने वाली बात वैसी सेम वहां पे जैसे मैंने आपको याद बताया था आपको कि अगर मैं आपको कहूं कि मैंने N1 मोल ऑफ गैस N2 मोल ऑफ गैस के साथ मिक्स कर दिया तो टोटल नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएंगे? N1 प्लस ऑफ, इसमें तो कोई फॉल्ट नहीं है। यानी अगर मैंने N1 मोल ऑफ फर्स्ट गैस को N2 मोल ऑफ सेकेंड गैस के साथ मिक्स किया, है ना, सेकेंड गैस के साथ मिक्स किया, तो मेरे पास जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं, दैट इज N1 प्लस ऑफ N2। जैसे M1 मास ऑफ द गैस M2 मास ऑफ द गैस के साथ है, तो टोटल गैस का मास कितना हो जाएगा? M1 प्लस ऑफ M2। जैसे M1 मास ऑफ लिक्विड M2 मास ऑफ लिक्विड के साथ ऐड किया गया तो कितना मास हो जाएगा? M1 प्लस ऑफ M2 मास ऑफ द लिक्विड, हाँ या ना? ठीक है, वैसे ये मोल्स ऐड हो जाते हैं। मोल्स क्या है? नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स ही तो है। तो पहले नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स कितने थे? N1, और अब कितने हैं? तो N1 प्लस N2 हो जाएंगे, सिंपल, गैसेस मॉलिक्यूल्स ऐड हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको पता है प्रेशर, पहली गैस का प्रेशर यानी फर्स्ट गैस प्रेशर कितना है? P1, और सेकेंड गैस का प्रेशर कितना है? P2। तो P टोटल कितना हो जाता है? P1 प्लस ऑफ P2। याद है ना आपको कौन सा लॉ पढ़ाया था बेटा? मैंने एक लॉ पढ़ाया था जब मैं आपको लिक्विड पढ़ा रहा था। उस लिक्विड में मैंने कहा था कि अगर मैं कहीं पे भी प्रेशर में जरा सा चेंजेस करता हूं वो थ्रू आउट द लिक्विड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर जाता है। तब मुझे होता P1 प्रेशर था ना, P2 प्रेशर और डाल दिया तो प्रेशर क्या हो जाएगा? P1 प्लस ऑफ P2, प्रेशर इतना हो जाएगा। आपको पता है एनर्जी ऑफ द गैस, अगर मेरे पास एनर्जी जो है वो फर्स्ट गैस के लिए कितनी है? फर्स्ट गैस की जो एनर्जी दैट इज Q1, और सेकेंड गैस की कितनी है? सेकेंड गैस के लिए कितनी है? Q2। तो एनर्जी भी क्या होती बेटा? एनर्जी टोटल इज इक्वल टू Q1 प्लस ऑफ Q2। एनर्जी टोटल कितनी हो जाएगी बेटा? Q1 प्लस ऑफ Q2। एनर्जी भी ऐड हो जाएगी। अगर मैंने गैसेस को मिलाया, याद करो वहां पे मैं लिक्विड को मिलाता था, अगर मैंने पानी से पानी को मिलाया तो कोई बात नहीं, लेकिन पानी से दारू मिला दी, मस्त बात है ये तो, है? पानी को पानी से मिलाया, सुबह भैया पानी का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस था, और मैंने फिर से पानी मिलाया तो क्या अभी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी चेंज हुई? अभी भी वो पानी ही है ना। लेकिन अगर मैंने पानी का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कुछ और था और अल्कोहल का कुछ और मिक्स किया, डाइल्यूट हो गया अल्कोहल, अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और होती कि नहीं? तो आपको पता है कि मेरे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मिक्सचर में क्या फॉर्मूला मिलता था? C इज इक्वल टू N1C1 प्लस N2C2 अपॉन N1 प्लस ऑफ N2। दिस इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अगर मैंने ऑक्सीजन को हाइड्रोजन के साथ मिक्स कर दिया तो आप मुझे बताओ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी चेंज हो जाएगी कि नहीं? तो न्यू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी रिटन लाइक दिस। बट आपको पता है ये दो चेंजेस आएंगे, कांस्टेंट प्रेशर पे अलग वैल्यू आएगी और कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो आप मुझे बताओ अगर मैं Cp कैलकुलेट करूं तो N1C1P प्लस N2C2P अपॉन N1 प्लस ऑफ N2, क्योंकि मैं कांस्टेंट प्रेशर पे ही सब कुछ देखूंगा। और अगर मैं कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए कैलकुलेशन करूं N1C1V प्लस N2C2V अपॉन N1 प्लस ऑफ N2। ठीक है, तो आपको पता है मिक्सचर बिल्कुल वैसा ही हो रहा है ना जैसा मैं उसमें लिक्विड में करके दिखाता था आपको। तो आपको पता है दिस इज फॉर द मिक्सचर ऑफ द गैसेस। तो कई बार क्वेश्चन मिक्सचर को लेके आ जाएगा तो हम इस टाइप से उसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस।
गैसेस में केवल इतनी बातें आपको जाननी, क्योंकि अभी तक गैस कहां भरी हुई है? चैम्बर के अंदर, चैम्बर के अंदर। अब वो चैम्बर के अंदर करेगी पंगे, उस पंगों को कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स। पता क्या करेगी? जैसे इस रूम के अंदर गैस भरी है, कोई दिक्कत नहीं है, वहीं पे मैं काम करूं, ये रूम में गैस भरी हुई है, ये डोर बंद है, सब कुछ लॉक्ड है, फिर मैं इसमें ना एक काम करूं, एक मैं यहां पे होल करके उसमें बैलून लगा दूं, तो गैस बैलून में जाने लग जाएगी कि नहीं? जाएगी कि नहीं? अपने साथ हीट भी लेके जाएगी, मैटर भी जा रहा है, और बैलून फूल रहा है। और बैलून तब तक फूलेगा जब तक यहां का प्रेशर बैलून के प्रेशर के बराबर नहीं हो जाता। हाँ या ना? तो अब मुझे बताओ, क्या यहां पे एक प्रोसेस होने लग गई? हाँ, इसे बोलते हैं थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस, उसे बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। तो अब मैं चैम्बर को कैसा बनाने वाला हूं, यानी अब मुझे थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाऊंगा तो उसमें चैम्बर कैसा हो जाएगा? उसमें लग जाएगा पिस्टन, और आ जाएंगे आप थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक है, क्योंकि जब तक भरी हुई है तब तक तो उसके बारे में पढ़ेंगे ना भाई। तो भरी हुई है अभी तक तो बस, यानी जब तक गैस भरी हुई तो हम गैस के बारे में पढ़ रहे हैं। अब ये गैसेस जब प्रोसेस करने लग जाएगी तो दैट इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस, और आप एग्जिस्ट कर जाते हैं, चले जाते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। क्लियर? थर्मोडायनेमिक्स में चले जाते हैं। तो नेक्स्ट क्लास कल मैं उसे कंप्लीट कर दूंगा। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट और अधिक ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, खुश रहिए। और मेरी अभी जो इससे पहले वाली पंक्ति थी, थोड़ी देर पहले वाली, वो जरूर याद रखना भाई। ठीक है? टेस्ट, ये टेस्टिंग आपको पता है कि मैंने आपको हमेशा ये बात कही है कि पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट टेस्टिंग होती है, पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट टेस्टिंग होती है। जब आप टेस्ट देते हो तो यहाँ पे प्रेशर रहता है, आप घर जाओगे, अच्छा प्रेशर में हो, अच्छा P1 V1 = P2 V2 करने जा रहे हो, जाओ।